हाय फ्रेंड्स, आज साल का पहला दिन है। आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। और इसके साथ हम अपनी स्टोरी हैप्पी न्यू ईयर के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। आई नो आप सबको इसका बहुत इंतजार था। बस स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को छोड़ के सब कुछ। अरे ड्रिंक नहीं किया तो क्या सेलिब्रेट किया? उसके बिना तो मजा ही अधूरा है। बहुत गलत बात है। ड्रिंक करके लोग ड्राइव भी करते हैं और अपने साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। ये सुनकर अंशुल और माधव हंसते हंसते अचानक रुक गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुझे सिया की बात में पॉइंट नजर आ रहा था, लेकिन उसका बोलने का अंदाज अजीब था। थोड़ी देर बातें करने के बाद हमको भूख लगने लगी। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं डिनर का इंतजाम करती हूँ। सो नाइस। अकेले कर लोगी तुम? एक काम करो, तुम सिया को भी साथ ले जाओ, कंपनी मिल जाएगी। ये भी सही है, जल्दी से तैयार हो जाएगा। सिया, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं तो डिनर रेडी करने में मेरी हेल्प करोगी? हाँ, पर अगर डिनर नॉनवेज है तो। हाँ हाँ, चिकन ही है मैडम, अब चलो भी। फ्राइंग पैन उठाते वक्त मेरा हाथ उसके हाथ से टच हुआ। मुझे उसका हाथ बहुत ठंडा लगा। फिर मुझे लगा कि शायद किचन में हॉल से ज्यादा ठंड है। तुम इतने अनियंस कट कर दो, मैं चिकन निकालती हूँ। मेरी आवाज सुनकर अंशुल और माधव भी किचन में आ गए। मैंने देखा कि सिया वहीं पर बिल्कुल शांत खड़ी है। उसकी जगह कोई और होती तो मेरे साथ वो भी बिल्ली देख के चिल्ला पड़ती, पर उसके चेहरे पर नाम को भी डर नजर नहीं आ रहा था। What happened? I don't know how, but there was a cat inside the freezer. जिस तरह से सिया मेरा अंगूठा चूसने लगी कसके, ये हम सभी को बहुत अजीब लग रहा था। अरे ये क्या कर रही हो? इसे फर्स्ट एड की जरूरत है। अंशुल ने मेरा हाथ उससे अलग किया, पर अब वो लड़की हम सबको बहुत अजीब लगने लगी थी। समझ नहीं आता, अगर बिल्ली फ्रिज में थी तो जिंदा बाहर कैसे निकली? तुम लोग इसको फर्स्ट एड दो, डिनर मैं बना देती हूँ। मुझे लगा कि ये छोटी सी बात थी, पर ये सिर्फ एक शुरुआत थी। मेरा आउट हाउस बड़ा था, इसलिए रात में हम तीनों अलग अलग कमरों में जाकर लेट गए और मैंने सिया को भी एक कमरा दे दिया। रात को तकरीबन 2 बजे मेरी नींद कुछ आवाज से खुली। ये किसी बिल्ली की आवाज थी, शायद वही बिल्ली, और वो बहुत जोर जोर से म्याऊ म्याऊ कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि आवाज बाहर से आ रही थी। मैंने खिड़की से देखा तो नीचे वही काली बिल्ली ऊपर मुंह उठाए मुझे ही घूर रही थी। अब उसकी आवाज और तेज हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान उस बिल्ली पर झपटा पकड़ लिया। रात के अंधेरे में मुझे पूरी तरह नहीं दिख रहा था, समझ रहा था कोई उस बिल्ली को जमीन पर पटक पटक कर मार रहा है। बिल्ली चिल्लाए जा रही थी और मेरी भी हालत ये देख के खराब हो रही थी। फिर उस बिल्ली की आखिरी चीख इतनी खौफनाक निकली कि मेरी भी उस टाइम चीख भी कर दी। मैं भागकर अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि माधव और अंशुल जागकर अपने कमरों से निकल चुके थे। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई?
डरी हुई क्यों लग रही हो? तुम दोनों यहाँ पर हो तो उस बिल्ली बिल्ली। मेरे मुंह से अधूरे अल्फाज निकल रहे थे। अरे तुम क्या कह रही हो? कौन सी बिल्ली? मैंने सिया के कमरे की तरफ देखा तो उसका दरवाजा बंद था। तुम लोग मेरे साथ बाहर चलो। मैंने खिड़की से देखा कि उस बिल्ली को कोई बहुत बुरी तरह से मार रहा है। क्या बोल रही हो तुम? चलो चलकर देखते हैं। मैं उन दोनों के साथ जब बाहर गई तो देखा कि वहां कोई नहीं था। यहाँ तक बिल्ली के खून के निशान भी नहीं थे। जब उसको किसी ने इस बुरी तरह से मारा तो एटलीस्ट उसका खून तो वहां पर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर तो सब कुछ साफ सुथरा और शांत था। वो बिल्ली तो यहीं पर थी, यहीं पर। मेघना, हो सकता है कि तुम्हें कोई सपना आया हो। थकान ज्यादा हो गई होगी। रूम में जाकर आराम करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर बहस करके कोई फायदा नहीं था। इसलिए मैं माधव और अंशुल के साथ वापस अंदर आ गई। अंशुल ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया और वो लोग अपने अपने रूम्स में चले गए। मैं अपने कमरे में जाके लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। ये लाइट्स किसने बंद की? जब उसने लाइट्स ऑन की तो उसने देखा कि जमीन पर सिया बैठी है और न जाने क्या कर रही है। क्या? उसके पैरों से जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उसके हाथ में वही काली बिल्ली मरी हुई हालत में है और वो उसके मांस को बड़े गंदे तरीके से चबड़ चबड़ करके खा रही है। इस जानवर के मांस में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। वो एकदम से माधव के ऊपर झपटी और उसने माधव की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। माधव बहुत जोर से चिल्ला रहा था और सिया उसका खून बहुत बेसब्री से चूस रही थी। अजीब बात यह है कि उसके चीखने की आवाज न मुझे आई और न अंशुल को, जो उसके साथ वाले कमरे में ही सोया था। मेरी आंख तो सुबह 7 बजे अलार्म के साथ खुली। उठने के बाद मैं फ्रेश हुई और फिर किचन में सबके लिए कॉफी बनाने चली गई। अरे अंशुल, तुम अभी तक उठे नहीं? मैंने तो कॉफी भी तैयार कर ली। गुड मॉर्निंग मेघना। मैं कॉफी वैसे भी बेड पर ही लेता हूँ। लाओ दो। थैंक्स यार। और फिर मैं दूसरा कप लेके माधव के कमरे में गई। मैंने जब देखा तो वहां कुछ भी अजीब नहीं था। कमरे का सारा सामान भी अपनी जगह पर रखा हुआ था। फिर मैंने सिया के कमरे में देखा तो वो भी अपनी जगह पर नहीं थी। माधव, सिया, कहाँ हो दोनों? मेरी आवाज सुनकर उन दोनों का कोई जवाब नहीं आया, पर अंशुल सुनकर कमरे से बाहर आ गया। अरे क्या हुआ मेघना? ये दोनों घर पे नहीं है क्या? दोनों नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह। सिया, माधव, मैं यहाँ पे हूँ, टेरेस में। ये सिया की आवाज है। ये लोग टेरेस पे क्या कर रहे हैं? हम लोग ऊपर टेरेस की तरफ गए, पर वहां का मंजर देख के हम हैरान रह गए और हमारी आंखें फटी की फटी रह गई।
हमने देखा कि सिया टेरेस की बाउंड्री पर चल रही है। 4 फुट ऊंची बाउंड्री जिस पर चढ़कर अगर कोई नीचे देखे तो चक्कर खाकर गिर जाए, उस पर वो आराम से चल रही थी। हम लोग उसके पास गए और बोले, अरे तुम ये क्या हरकत कर रही हो? नीचे उतरो। तुमको डर लग रहा है तो तुम नीचे जा सकते हो। अरे अगर पैर स्लिप हो गया और तुम नीचे गिर गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। प्लीज नीचे आ जाओ। अच्छा, नीचे गिरने से मैं मर जाऊंगी? चेक करूं? इससे पहले हम उसे रोकते, सिया ने नीचे छलांग लगा दी। हमने भागकर जब नीचे देखा तो वो जमीन पर मरी हुई थी और उसके सर से खून निकल के गार्डन में बह रहा था। हम दोनों उसकी लाश देख रहे थे पर उसको टच करने की हमारी हिम्मत नहीं थी। ये तो मर चुकी है। हमने इसको कितना रोका, लेकिन ये जानबूझ के नीचे कूदी। पागल थी क्या ये? रियली? खैर, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पागल हो गई है क्या? हम दोनों बहुत लंबे फंसेंगे। कांट यू सी, ये मर चुकी है मेघना। हाँ, पर इसको हमने तो नहीं मारा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और पुलिस हमारा यकीन क्यों करेगी? प्लीज मेरी बात मानो और इसको ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। लेकिन जब पुलिस इसको ढूंढती हुई आएगी तो? पागल मत बनो। इस जंगल में इसको आते हुए किसने देखा है जो पुलिस इसको ढूंढने आएगी? किसी को पता नहीं चलेगा। बस गड्ढा खोदकर इसको दफना देते हैं और यहां से निकलते हैं। उसके चेहरे पर डर मुझसे भी ज्यादा दिखाई दे रहा था। मेरे हिसाब से पुलिस को इन्फॉर्म करना सही था, पर उसने मेरी एक न चलने दी और मजबूरन मुझे उसका साथ देना पड़ा। अंशुल ने गार्डन में रखा फावड़ा उठाया और खुदाई करने लगा। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद उसने एक कब्र खोद दी और फिर मेरी मदद से उसने सिया की लाश को उस कब्र में रखा। फिर उस पर मिट्टी डाल के पूरा सपाट कर दिया। अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं। अरे लेकिन माधव का क्या? जब वो वापस आएगा तो हमें यहाँ ना देखकर परेशान हो जाएगा। तो पता करो प्लीज वो कहाँ है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। तो मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाल के माधव को कॉल करना चाहा, पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। हम उसके आने का इंतजार नहीं कर सकते और ना ही अपनी कोई निशानी यहाँ छोड़ सकते हैं। हम निकलते हैं फौरन। जब वो यहाँ आएगा तो समझ जाएगा कि हम लोग जा चुके हैं। मैनेज कर लेगा कैसे भी। अब तुम प्लीज सामान बांधो और मेरे साथ चलो। कहकर हम दोनों घर में आके अपना सामान पैक करने लगे। मेरे पास भी और कोई चारा नहीं बचा था सिवाय उसकी बात मानने के। इसलिए मैं भी अपना सामान बांधने घर में चली गई और फिर 10 मिनट के बाद हम दोनों बाहर निकले। मैंने गेट पर ताला मारा और चाबी जेब में रखी। फिर हम दोनों कार लेकर वहां से निकल गए। घंटा हमें आगे बढ़ते हो गया था, लेकिन हम में से कोई भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। दोनों के चेहरों पर सिर्फ परेशानी नजर आ रही थी।
अचानक अंशुल ने ब्रेक लगा दिया। अरे क्या हो गया? ऐसे ब्रेक्स क्यों लगाए?